गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का डीपीएस यूट्यूब चैनल पे। डीएस आ जाइए क्लास में, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करिए सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। डीएस आज का जो क्लास है, कौन सा क्लास है? डे 3 का क्लास है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक दिन में 25 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। तो आगे चल के हम कोशिश रखेंगे इस संख्या को बढ़ाने का। बाबू अभी देख रहे हैं ना, 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते करते ज़्यादा समय हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा ठीक है, उसको आप लोग नहीं सोचिए कि सर कम क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं। ये भी तो देखिए कि हम चारों ऑप्शन जो रहता है ना, ABCD सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उससे कितना क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप सा। तो समझिए, एक क्वेश्चन कराने का मतलब है कि इसे कितना 4 से 6 से 8 क्वेश्चन और हम यहाँ से करवा देते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन से आपका 10 क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो पढ़ने वाला का ये देखने का नज़रिया होना चाहिए कि सब टाइम ले रहे हैं तो वे एक्सप्लेन भी अच्छा से कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान नहीं दीजिए कि सर 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड जितना डाउट है सभी को क्लियर करवा रहे हैं, तो समय तो लगेगा ही। और वैसे भी अगर रट के ही पढ़ना है तो फिर मेरा क्या ज़रूरत है? रट के पढ़ना है तो खुद से भी लोग पढ़ लेता है, PDF देख के रट लेता है। हम तो यार समझाने के लिए है ना, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ज़रूर माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। तो आज का जो है मज़ेदार क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है, नेम द फाइल। यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा फाइल, इसका पूछ रहा है नाम क्या है, नाम बताइए। देखो, हम जो फाइल बताए हैं ना, फाइल हम बताए थे आपको कि फाइल को डिवाइड किया गया किसके किसके हिसाब से। पहला लेंथ के हिसाब से बताए थे, दूसरा शेप के हिसाब से, तीसरा कट के हिसाब से, चौथा ग्रेड के हिसाब से बताए थे ना। तो ये जब है ना, वो ये सब जो फाइल का टाइप्स है, ये जो होता है नॉर्मल फाइल के लिए नॉर्मल, और कुछ जो ऐसा फाइल होता है, कुछ ऐसा काम होता है जिसके लिए स्पेशली उस चीज़ों के लिए इस प्रकार का फाइल डिज़ाइन किया जाता है। तो स्पेशल कामों के लिए अगर कोई फाइल का डिज़ाइन किया जाता है तो उसे हम स्पेशल फाइल कहते हैं, ठीक है, स्पेशल फाइल। तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है स्पेशल फाइल से है, और जितना भी ऑप्शन है सभी स्पेशल फाइल का है। तो हम इससे रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, बताएंगे आपको। तो ये जो फिगर दिख रहा है, इस फाइल को हम कहते हैं, कौन सा फाइल? इस फाइल को हम लोग कहते हैं बाबू, ये इस फाइल को कहते हैं रिफलर फाइल। कौन सा फाइल? रिफरल फाइल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखो, मिल्स ऑफ फाइल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, तो यही पूछेगा कि लकड़ी काटने वाला जो आरी होता है ना, लकड़ी काटने वाला जो आरी होता है, उसका दांत हम क्या चीज़ से बजाते हैं, उसको क्या किस सौ से फाइल से शार्प करते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा मिल्स ऑफ, ठीक है। और क्रॉसिंग फाइल से आपका क्वेश्चन पूछेगा। हम नॉर्मल फाइल में बताए थे, एक होता है कौन सा फाइल है, एक होता है हाफ राउंड फाइल, एक होता है सर्कुलर फाइल, ठीक है। तो हाफ राउंड फाइल या तो देखो यहाँ ना, हाफ राउंड फाइल का यूज अगर नहीं कर पाते हैं, जिस जगह पे हम हाफ राउंड फाइल का यूज नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हम क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं। और रिफलर फाइल तो ये हो गया। उसके बाद बैरेट फाइल का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ट्रेंगुलर फाइल का यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मतलब शार्प कॉर्नर को फाइलिंग करना होगा कॉर्नर पे, तो हम क्या करेंगे, बैरेट फाइल का यूज करेंगे। और जहाँ पे हम हाफ राउंड फाइल का यूज नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं। इसका शेप होता है इस तरह का, आँख के तरह का, ओवल शेप का रहता है। और मिल सॉ फाइल का यूज तो हम आरी का दाता को करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको हम दिखा भी दिए, यहाँ आप लोग देख लो, रिफलर फाइल आपको दिख रहा होगा कहाँ पे, डाई सिंकिंग में। रिफलर फाइल का यूज जो यहाँ पे दिखाया वो डाई सिंकिंग, इंग्रेविंग एंड सिल्वर मिथ वर्क्स, जहाँ पे चांदी वगैरह का काम होता है ना सोनार के पास, वहाँ पे रिफलर फाइल का यूज करते हैं। और क्रॉसिंग फाइल देखो, ये क्या है, ट्रेंगुलर फाइल टाइप का ही है, जो शार्प कॉर्नर जहाँ पे रहता है वहाँ पे यूज प्लेस्ड एट हाफ राउंड फाइल के जगह पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हम हाफ राउंड फाइल का यूज नहीं करते। इसलिए इसका दूसरा नाम फिश फाइल है, इसका आकृति फिश की तरह होता है, इसलिए हम फिश फाइल भी कहते हैं। तीसरा मिल्स ऑफ फाइल, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, दिस आर यूज फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सोज। जो लकड़ी के आरी रहता है उसके दांतों को शार्प करने के लिए हम
मिल 100 का यूज करते हैं। और ब्रेड फाइल का यूज जहाँ पे हम ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ पे हम ब्रेड फाइल का यूज करते हैं। जो शार्प कॉर्नर है ना, शार्प कॉर्नर को ये फाइलिंग करने के लिए हम ब्रेड फाइल का यूज करते हैं। इस तरह से स्पेशल फाइल से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। इसके अलावा भी एक दो फाइल इंपॉर्टेंट होता है। ये बोलेगा टिंकर्स फाइल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो टिंकर्स फाइल का यूज होता है ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो होता है ना, ऑटोमोबाइल बॉडीज का जो पार्ट होता है उसको फिनिशिंग करने के लिए हम टिंकर्स फाइल का यूज़ करते हैं, जो इस प्रकार से होता है। देखो ना, इस प्रकार से होता है। और ये होता है रोटरी फाइल, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल फाइल से भी जितना क्वेश्चन बने उसको हम क्या कर दें, क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास बाबू, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखो ये क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस। तो हम बताए ना, हम बताए हैं पिछले क्लास में, एक कौन सा वॉइस है, ये आपका है पिन वॉइस, ठीक है। पिन वॉइस, कोई भी पिन को, छोटे छोटे पिन को, या घड़ी के दुकान पे जाइएगा तो इसी वॉइस का यूज होता है। कोई भी छोटा छोटा पिन को, कांटा को पकड़ना होता है, यहाँ पे देखो ना 3 गो जौ लगा रहता है, 3 जौ यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को पकड़ते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। तो ये आपका पिन वॉइस हो गया, राइट आंसर। बाकी इसके अलावा पाइप को पकड़ना है, या होलो कोई भी पाइप हो या रोड हो, इसको सर्कुलर रोड हो, इसको पकड़ना हो तो पाइप वाइस का यूज करते हैं। और हैंड वाइस, छोटे छोटे पार्ट पुर्जा को पकड़ने के लिए हैंड वाइस। और मशीन पे जब कोई भी वाइस का यूज ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं मशीन पे रख करके, तो उसे हम मशीन वाइस कहते हैं। या तो मशीन पे रख करके किसी जॉब को पकड़ने के लिए जिस वाइस का यूज करते हैं उसे मशीन वाइस कह देते हैं। तो यहाँ पे सीधा इसका नाम पूछा है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क्स। देखो ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है, जब किसी भी चीज़ों को, कटिंग टूल्स वगैरह हो, उसको शार्प करना हो, ब्लंट होने के बाद शार्प करता है। जैसे चीजल हो गया, ठीक है, चीजल हो गया, या आपका मार्किंग टूल में स्क्रैपर हो गया, स्क्रैबर, ठीक है, चीजल हो गया, स्क्रैबर हो गया। और ब्लैक स्मिथी वर्क में किसी भी चीज़ों को कट करना हो या शार्प करना हो, तो शार्प करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। तो ग्राइंडिंग मशीन ना बहुत प्रकार का होता है, क्योंकि जैसे कोई भी जॉब हो सकता है भारी हो, किसी जॉब को हम बेंच पे रख करके यूज कर रहे हैं, है ना, किसी भी जॉब को हम खड़ा खड़ा काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ग्राइंडिंग मशीन को भी डिजाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी जो रहता है, हैवी ड्यूटी जॉब रहता है या कोई भी वर्क रहता है, तो उसका यूज करते हैं हम पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन। किसका, और देखो एक ग्राइंडिंग मशीन और होता है जिसका नाम आपका होता है ये, हाँ वो ड्रिलिंग मशीन होता है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन। और बेंच ग्राइंडर, अगर बेंच पे जो मेरा ग्राइंडिंग मशीन रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम बेंच ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। और हाथ में जो तुम्हारे घरों में अगर कोई भी ईटा उटो काटना रहता है या कुछ भी करना रहता है, तो यही ग्राइंडर लेके आएगा, तो उसे पोर्टेबल, मतलब हाथ में सुविधा हो जाता है, हाथ में लेकर के भी इसको कर पाते हैं। और सरफेस ग्राइंडिंग मशीन कोई भी हाई फिनिश के लिए, हाई एक्यूरेसी के लिए, ठीक है, अगर उसके सरफेस को पूरा स्मूथ करना है तो हम सरफेस ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग को हम फिगर दिखाते हैं, देखो या जो है ना, यहाँ पे बेंच लगा रहेगा, ठीक है, ये बेंच पे ये फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील घूमता है। जैसा आप लोग वर्कशॉप में देखे होंगे तो यहाँ पे बेंच ग्राइंडिंग मशीन ही आपको दिखा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, बेंच ग्राइंडिंग मशीन। अगर हम क्या कर देते हैं, उसको एक कॉलम पे खड़ा कर देते हैं, कोई भी पिलर रहता है, पिलर में हम इसको ग्राइंडिंग व्हील को बांध देते हैं, या बेंच ग्राइंडिंग मशीन जो बेंच पर रखते थे उसको एक पिलर में फिक्स कर दिए, तो उसे हम पिलर ग्राइंडिंग मशीन कहा देते हैं, पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन। और ये हाथों में रख करके यूज़ करते हैं, इसीलिए हम पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन। और देखो ना, इसका जो व्हील रहता है ना, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी में फिनिशिंग देता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ को रखेंगे ना, तो यहाँ पे ये जो इसका वर्क टेबल है, इसमें मैग्नेट रहता है, कोई भी लोहा का रखेंगे तो यहाँ पे अपने आप चिपक जाएगा, ठीक है। तो चिपकने के बाद इस क्या करते हैं, व्हील को रोटेट करके इसको यहाँ पे फिनिशिंग ले लेते हैं, या कोई भी काम रहता है तो ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये फिगर से भी आप लोग को पहचान लेना है कि किस प्रकार का ग्राइंडिंग मशीन कौन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बाबू, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छीनी का उपयोग करते हैं, बार बार बताए हैं। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम वेब चीजल का यूज करते हैं। तो राइट आंसर तो आपका मिल गया, फ्लैट चीजल। कोई भी छोटे छोटे सीट को काटना हो या कोई भी पतला रोड को काटना हो तो फ्लैट चीजल। क्रॉस कट चीजल जहाँ पे आया तुम्हारा कोई भी स्लॉट्स काटना है या कोई भी कीवे काटना है, तो आँख मूंद के आपको मार देना है क्रॉस कट चीजल, ठीक है। और डायमंड पॉइंट चीजल जहाँ पे कॉर्नर का बात आए, ठीक है, कॉर्नर पे आपको ये
कटिंग करना है या वहाँ का एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाना है। जैसे कॉर्नर का बात करें तो डायमंड पॉइंट कटिंग, डायमंड पॉइंट चीजल का नाम बता देना, ठीक है। यहाँ पे किसका बोल रहा है, वेब चैन ड्रिलिंग के बाद। तो चैन ड्रिलिंग के बाद जिस चीजल का यूज़ करते हैं उसे हम वेब चीजल कहते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आपका वेब चीजल को शो कर रहा है, यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं ना, कटिंग करते हुए दर्शा रहा है। दो ड्रिलिंग किए हुए भागों के बीच का जो मेटल है उसको कटिंग करते हुए ये चीजल को दर्शाया गया है। तो यहाँ से आप लोग देख लो कैसे कटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं। अभी जस्ट बताएं कि आरी के दांतों को शार्प करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे हम मिल सॉ फाइल कहते हैं। कौन सा फाइल, मिल सॉ फाइल। और टिंकर्स फाइल के बारे में बताएं। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को अगर फिनिशिंग देना है तो हम टिंकर्स फाइल का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार रिफलर फाइल के बारे में भी बताएं और बेरेट फाइल के भी बारे में बताएं। आप पिछले क्वेश्चन में जाके देख लीजिएगा, वहाँ इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे मिल्स ऑफ फाइल को आप लोग देख लो कैसा दिखता है, उसका चित्र आप लोग देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बार बार हम आप लोग को बताए हैं कि हथौड़े का जो वजन होता है ना चिक पे दर्शाया जाता है। अगर देखो ना इस तरह का कोई भी हथौड़ा है, ठीक है, मान लो इस तरह का कोई हथौड़ा है ना, यहाँ पे आपका आई होल रहता है। तो इस भाग को हम क्या बोलने थे, पेन बोले थे ना, और इस भाग को हम बोले थे फेस। और इसके बीच का जो भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है उसे हम चिक कहते हैं। तो हथौड़ा का वजन हो या कोई जो कंपनी इस हथौड़ा को बनाया है उसका नाम हो तो चिक पे ही दर्शाते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आई होल जिसमें हमारा जो हथौड़ा का डंडा होगा, हैंडल होगा, उसके अंदर फीड करेंगे या डालेंगे तो वह आई होल कहाँ पे होगा, तो यह भी चिक पर ही होगा, ठीक है। तो ये चिक हो गया। पेन तो आपका ये बॉल शेप का जो आकृति है, डिफरेंट शेप का आकृति अकॉर्डिंग टू हैमर होता है या पिन का होता है, यह भाग को पेन कहते हैं। और ये चौड़ा जो भाग है उसे हम फेस के नाम से जानते हैं। और आई होल हमारा यहाँ पे है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन द रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग ऑन क्लॉगिंग। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ल से किसी भी मटेरियल को हटा रहे हैं, किसी भी वर्क पीस पे काम कर रहे हैं ना, तो अगर उसका जो एंगल है, कौन सा एंगल, क्लियरेंस एंगल है, वो कम हो जाए, जितना होना चाहिए उससे अगर कम हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिखाते हैं क्या होगा। देखो मान लो ये चीज़ल है जिससे हमको कटिंग करना है, ठीक है, ये चीज़ल का कटिंग एंगल है। यहाँ पे काटते काटते क्या कर रहा है, इस मटेरियल को रिमूव कर रहा है, यहाँ से मटेरियल को हटा रहा है। तो जब इसका एंगल को कम करेंगे, यही ना क्लियरेंस एंगल था, ये वाला जो एंगल था हमारा कटिंग एज के साथ जो एंगल बना रहा था, ये हमारा क्लियरेंस एंगल था, ठीक है। तो क्लियरेंस एंगल को कम करेंगे तो ये चीज़ल का क्या होगा, इस तरह से होगा, देखो इस तरह से होगा। और ये हमारा क्या था, जॉब था यहाँ पे इस तरह से। तो जब हम इसका एंगल को कम करेंगे तो यहाँ पे जो इसका कटिंग एज था ना, ये वर्कपीस में ना घुस करके ये क्या होगा, स्लिप कर जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इसमें डेप्थ, इसका अंदर डेप्थ की ओर जाएगा नहीं, तो मेटल को रिमूव कैसे करेगा, ठीक है। तो मेटल को रिमूव नहीं कर पाएगा, वो स्लिप कर पाएगा, स्लिप कर देगा। और अगर इसका कटिंग एज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, सॉरी क्लियरेंस एंगल अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, इस तरह से मेरा चीज़ल का एंगल होगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा, इसमें पूरा गड्ढा कर देगा, जो भी जॉब को काट रहे हैं पूरा गड्ढा कर देगा। तो ना तो हम इसके कटिंग एंगल को, क्लियरेंस एंगल को कम कर सकते हैं, ना तो ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम करेंगे तो चीज़ल स्लिप होकर आगे बढ़ जाएगा, मटेरियल को कट नहीं करेगा। अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो वह गड्ढा बना देगा, वह क्या करेगा, अच्छा से कटिंग नहीं करेगा, वो गड्ढा बना देगा वहीं पर, ठीक है। जितना हमको चाहिए उतना मेटल नहीं रिमूव करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन है कटिंग एज घुस नहीं सकता है, तो कटिंग एज घुस नहीं सकता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एंगल, कटिंग एज घुसेगा नहीं, उसके अंदर में नहीं जा पाएगा। दूसरा आपका है, सॉरी पहला आंसर आपका है कटिंग एज घुस नहीं सकता। दूसरा है आपका कटिंग एज डिग्स इन कट विल बी डीपर। दूसरा ऑप्शन आपका है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। तो कट गहरा कब होगा, जब उसके अंदर उसके क्लियरेंस एंगल को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कम कर देंगे, कम करेंगे तो छेनी फिसल जाएगा, तो क्या लिखा है, छेनी फिसल जाएगा और कटिंग एज जो होगा वर्कपीस के अंदर घुसेगा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन अगर पूछिए क्लियरेंस एंगल बढ़ाने से क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बी वाला, कटिंग एज
अंदर घुस जाएगा और कट गहरा होगा, ठीक है। ये टूट जाएगा और स्वतंत्र होगा, ये आंसर ऐसे भी तुका है। यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग को हम समझा भी दिए हैं क्लियरेंस एंगल के बारे में। यही एंगल था ना, ये जो एंगल है ये आपका इंक्लिनेशन एंगल है, और ये कटिंग एज के साथ जो एंगल बना रहा है ये आपका क्लियरेंस एंगल है ना। तो क्लियरेंस एंगल हमारा ये ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे क्लियरेंस एंगल क्या है, कम है, तो कम है तो क्या हो रहा है, मेटल को काट नहीं कर पा रहा है, देखो ना स्लिप हो जा रहा है। और यहाँ पे देखो ज़्यादा है, कटिंग एंगल को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए हैं क्लियरेंस एंगल को। तो बढ़ाने के बाद देखो ना इसके अंदर घुस रहा है, इधर हमको एक यूनिफॉर्म डेप्थ में कटना चाहिए, एकदम सीधा कटना चाहिए, इसमें इस लेवल का कटना चाहिए, लेकिन हम कटिंग एंगल कम कर, क्लियरेंस एंगल कम किए हैं, क्या हो रहा है देखो ऊपर ऊपर धीरे धीरे स्लिप होता चला गया और इसमें धीरे धीरे गड्ढा होते जा रहा है। तो दोनों क्या है, दोनों हमारे लिए सिचुएशन खराब है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाला धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। या भी हम बताए थे कि कोई भी मेटल को अगर खींचते हैं तो खींचने के कारण क्या होता है, खींचने के कारण टूटता नहीं है, तो उस गुण को कहते हैं डक्टिलिटी। खींचने के कारण जो होता है या तार के रूप में बदल जाता है, एक लंबा पतला तार बन जाता है, उस गुण को डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। यह तो हमारा तार के रूप में बनना डक्टिलिटी हो गया, लेकिन जब उसको हम खींच रहे थे तो उस मेटल पे प्रेशर लग रहा था, दबाव लग रहा था, तो दबाव को वो सहन कर लेता है, वो टूटता नहीं है, वो खींच जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है। तो उस गुण को हम कहते हैं टेनिसिटी, कि वो दबाव को सहन कर ले रहा है, टूट नहीं रहा है। और इलास्टिसिटी तो ये भी बताया है कि अगर कोई भी मेटल को या कोई भी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींचने के बाद अगर उसको छोड़ रहे हैं तो अपने वापस अपना शेप में आ जा रहा है, तो उसे हम कहें इलास्टिसिटी। और मेलेबिलिटी, किसी भी चीज़ों को, मेटल को मान लो इतना साइज का है, उससे थोड़ा पीट करके इतना बड़ा बना दिया चद्दर के रूप में, पत्थर के रूप में, तो इस गुण को हम मेलेबिलिटी कहेंगे। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करना, मतलब अगर खींच रहे हैं ना तो टूट नहीं रहा है, उस प्रेशर को सह ले रहा है, तो उसे हम टेनिसिटी कहते हैं। इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग देख लो, मेलेबिलिटी चद्दर के रूप में बनता है, खुरचने का विरोध करता है, हार्डनेस हो गया, चोट सहन करता है, टफनेस हो गया, चोट लगने पर टूट जाता है, वो हमारा ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, जो कि जहाँ पे कोई भी पदार्थ खींचने पर वापस अपना आकार ले लेता है, और अपना आकार नहीं लेता है तो प्लास्टिसिटी हो गया। और क्या कहता है, खींचने का दबाव पड़ने पर नहीं टूटता है, उसे हम टेनिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ भी देख लो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह भी मस्त क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स का नाम बताइए। तो पहले सबसे पहले बाबू आप लोग क्या करिए, इसका नाम बताइए, कौन सा टूल से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका नाम, ठीक है। हम बता रहे हैं, इस टूल्स का नाम है माइक्रोमीटर। इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोमीटर। किसी भी चीज़ों के आउटसाइड डाया और इनसाइड डाया मेजर करने के लिए एकदम शुद्धता में मेजर करना होता है, उसे हम माइक्रोमीटर से नापते हैं। तो यहाँ पे ना आउटसाइड डाया नापते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। और यहाँ पे देखो डिफरेंट पार्ट है, ये जो पार्ट आपको सी टाइप का दिख रहा होगा, सी आकृति का, इसे हम कहते हैं फ्रेम। फ्रेम पे इसका साइज अंकित रहता है, जैसे देखो 50 से 75 mm लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस माइक्रोमीटर से 50 mm से लेकर के 75 mm तक का ही मेजरमेंट ले सकता है, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। अगर इसको हम बोलेंगे 40 mm डाया वाला मेजरमेंट ले लो तो नहीं लेगा, अगर बोलेंगे इससे कि 80 mm का कोई भी डाया मेजरमेंट ले लो तो यह टूल्स नहीं ले पाएगा। तो इसका ये रेंज दिखाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम या कास्ट आयरन का बना होता है। और ये ना बाबू जिस पे हमारा नर्लिंग किया हुआ है और इसके बाद जो चिकना भाग है और इस पर एक सर्कुलर स्केल बना रहता है, ये पूरे पार्ट को हम कहते हैं थिम्बल, ठीक है, इसको कहते हैं थिम्बल। और थिम्बल के आगे जो नर्लिंग किया हुआ भाग है, इसको घुमाने के लिए क्या होता है, ये थिम्बल को घुमाने के लिए यूनिफॉर्मली इसको घुमा सके, उसके लिए एक जुगाड़ लगाते हैं, किसके द्वारा, रैचेट स्ट्रोक के द्वारा, इसे कहते हैं रैचेट स्ट्रोक। जैसे देखो कोई भी इसको पकड़ेगा ना, डिफरेंट लोग इस टूल्स को यूज करेगा, तो डिफरेंट प्रेशर के साथ इसको घुमा सकता है। इसीलिए एक पीछे एक टूल्स लगा दिया गया है, ताकि जब हमको जॉब को मापना हो तो एकदम जॉब के नज़दीक जब ये मेरा दोनों पॉइंट चला जाए तो इसको पकड़ के घुमाएंगे ना तो एकदम फाइन मूवमेंट देगा, ठीक है। और जितना सभी लोग घुमाएगा तभी एक ही समान घूमेगा, तो दिक्कत नहीं होगा। तो चलो ये रेचेट हो गया। और फ्रेम के साथ जो अटैच भाग है ना, इस भाग को हम कहते हैं बैरल।
बैरल या तो स्लीव, इसी पे हमारा मेन स्केल अंकित रहता है। थिम्बल पे हमारा सर्कुलर स्केल या थिम्बल स्केल अंकित रहता है, और ये जो लंबा रोड है जिसके अंदर मेरा स्पिंडल रहता है उसे बैरल स्लीव कहते हैं, जिस पे मेन स्केल अंकित रहता है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा लंबा लंबा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पिंडल। क्या कहते हैं? स्पिंडल। ठीक है। और सेम इसी प्रकार का जो आकृति यहाँ पे छोटा सा टिप दिख रहा है उसे हम कहते हैं एनविल। ठीक है, इसमें इसी का नाम पूछ रहा है, ये एक्स का नाम बताइए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? एनविल इज द करेक्ट आंसर। एनविल कहाँ है? एनविल ये करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि एनविल का जो अगला पॉइंट होगा यहाँ पे टिप रहता है ना, किसका बना होता है? तो कार्बाइड टिप होता है। और कार्बाइड टिप जो होता है एनविल के साथ किस प्रोसेस द्वारा जुड़ता है? तो ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसे हम ब्रेजिंग कहते हैं, ब्रेजिंग के द्वारा जोड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? एनविल इज द करेक्ट आंसर। थिम्बल कौन सा हो गया? इस पार्ट को थिम्बल कहते हैं। स्पिंडल आपका इधर वाला हो गया, और स्पिंडल लॉक, स्पिंडल को लॉक करने वाला यहाँ पे एक स्क्रू बना रहता है जिसमें यहाँ पे शो नहीं किया गया या तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका एनविल हो गया। यहाँ पे भी आप लोग देख लो, सेम ऐसा आपको माइक्रोमीटर दिखेगा। एक्चुअल में ना इस तरह से दिखेगा, जिसमें इस पार्ट को हम फ्रेम कहते हैं, बता दिए। यहाँ पे देखो, उसमें नहीं दिख रहा था ना, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग को क्या हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको लॉकिंग के लिए लॉकिंग स्क्रू दिया गया है लॉक करने के लिए। और यहाँ पे इस भाग को एनविल कहते हैं, और इधर का सेम जो भाग है उसे हम स्पिंडल कहते हैं, है ना। जिसपे मेन स्केल अंकित रहता है उसे हम स्लीव कहते हैं, स्लीव है। और जिसपे हमारा सर्कुलर स्केल अंकित हो या जिसको हम रोटेशनल मोशन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थिम्बल कहते हैं। और थिम्बल के पिछला जो भाग होता है, जो थिम्बल को यूनिफॉर्मली रोटेट करने के काम में आता है, उसे हम रैचेट स्टॉप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के आपको यहाँ से भी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो माइक्रोमीटर से कोई भी क्वेश्चन आपको आए, कोई भी पार्ट्स का नाम पूछे, तो आगे आप लोग जरूर बता पाइएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा होगा बाबू, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो अभी जो देखे ना आउटसाइड माइक्रोमीटर, अभी जो हम आपको दिखाएं उसमें इसका एक्यूरेसी पूछ रहा है कि इसमें मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकते हैं। अगर कोई भी माइक्रोमीटर से जितना मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं उसी को हम इसका एक्यूरेसी कहते हैं। जैसे सिंपल स्केल कोई भी आपके पास रहे, तो सिंपल जो स्केल रहता है उससे मिनिमम मेजरमेंट कितना लेते हैं? मिनिमम आप ले सकते हैं 0.5 mm, तो इसका एक्यूरेसी कितना हो गया? 0.5 mm। उसी प्रकार से इस टूल से जितना मिनिमम मेजरमेंट लेते हैं उसका होता है 0.01 mm तक का मेजरमेंट ले सकते हैं। कितना? 0.01 mm, मतलब 10 माइक्रोन। इसको माइक्रोन में बदलिएगा, 10 माइक्रोन। ठीक है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हो, उसमें से 0.01 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है? नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स के रूप में जो नाम दिया गया है उसका नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो ये जो टूल्स दिख रहा है ना, इस टूल्स को कहते हैं ड्रिल बिट। क्या कहते हैं? ड्रिल बिट। और इसको अच्छा शब्दों में बोले, इसको हम कहते हैं ट्विस्ट ड्रिल बिट। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल बिट। ट्विस्ट क्यों? क्योंकि ये देखोगे ना तो लगेगा कि मचोड़ा हुआ है, पूरा इसका बॉडी जो रहेगा जिसमें टीथ कटा रहा था वो लगेगा मचोड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्विस्ट ड्रिल बिट। तो कहीं भी आप लोग ड्रिल मशीन देखे होगे अपने वर्कशॉप में, जहाँ पे ITI कर रहे हो आप, तो वहाँ पे ड्रिल मशीन में जो बिट लगा रहता है वही बिट के बारे में बता रहा है, उसी का ये फिगर दिया हुआ है। तो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? स्पेसिफिकेशन होता है, जिसके बारे में चलो हम बताते हैं। यहाँ पे ना देखो, जहाँ से मेटल को कटिंग करता है, जहाँ से अगर किसी भी गोलाकार सुराख को करना है तो यही ये जो जिस एज से मेटल को कट करता है उसे हम कहते हैं कटिंग एज। तो ये जो दोनों हमारा है ना, ये दोनों आपका कटिंग एज हो गया। किसका? ड्रिल बिट का। इसी का दूसरा नाम है लिप। क्या नाम है? कटिंग एज का है या लिप का है, इसी का नाम है। एक इधर आपका हो गया और एक इधर हो गया। तो यही कटिंग एज ना जितने एंगल पे एक दूसरे से मिलता है उसी एंगल को हम कहते हैं, इस एंगल को हम कहते हैं पॉइंट एंगल। ठीक है, पॉइंट एंगल। ठीक है, तो ये आपका कटिंग एज हो गया और ये आपका पॉइंट एंगल हो गया। इसके अलावा और क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, जो भी हम बता देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू? ये जो आपका कटिंग एज है, जब मेटल या चिप्स को काटेगा, ठीक है, छोटे छोटे चिप्स के फॉर्म में जब मेटल को काटेगा तो बाहर निकलता है जिस रास्ता से, तो ये गड्ढा बना रहता है। देखो ना, ट्विस्ट रहता है ना, मचौड़ा हुआ, उसमें ग्रुप बना रहेगा। तो जिस ग्रुप से मेटल ऊपर की ओर जाता है, स्लॉट से बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड्स।
फ्लूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूट्स। तो ये इधर से इस कटिंग एज से जितना भी चिप्स कटेगा इधर वाले फ्लूट्स से बाहर निकलेगा, और इससे जितना चिप्स कटेगा इधर वाले चिप्स से बाहर निकलेगा। तो ये आपका फ्लूट्स हो गया। और इससे आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है? लैंड और फ्लैंक। तो देखो फेस, ये जो है ना कटिंग एज का पीछे का जो भाग है ना, तो कटिंग एज का जो पीछे का ये जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं फ्लैंक। क्या कहते हैं? फ्लैंक। तो फ्लैंक भी समझ में आ गया, और ये पॉइंट एंगल भी समझ में आ गया। और लैंड क्या होता है बाबू? और लिप टू कटिंग एज का ही नाम है। और लैंड क्या होता है ना, देखो फ्लूट्स जो है ये गड्ढा के अलावा जो भी इसके ऊपर पार्ट्स होगा ना, ड्रिल बिट के ऊपर जो भी पार्ट्स बचा होगा उसे हम लैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे तो आपका इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो ये पॉइंट एंगल हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया पॉइंट एंगल। लेकिन इसके बारे में हमें और डिस्कस करते हैं अच्छा से। देखो यहाँ पे भी आप लोग अच्छा से देख लो, हम बता देते हैं। ये रियल फिगर दिख रहा है, ये आपका ड्रिल बिट है। देखो ना, ये मचोड़ा हुआ ना, इसका बॉडी दिख रहा है, किस ना लग रहा है मचोड़ा हुआ है। तो इसमें जो कटिंग एज के साथ जो ग्रुप बना हुआ है ना, देखो ना ये ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप या खांचे को जो हम कहते हैं, इसी को हम फ्लूट्स कहते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख लो, ये आपका कटिंग एज है ना, 2 कटिंग एज है। दोनों कटिंग एज जहाँ पे मिलता है ना, इस पॉइंट को हम कह देते हैं, क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं चीजल पॉइंट। ठीक है, चीजल पॉइंट है, चीजल एज। तो इसको इसके बारे में नहीं पूछा है। और इसे लिप भी कहते हैं। ये फ्लूट्स है आपका। और देखो फ्लूट्स के अलावा जो बचता है ना, ड्रिल बिट पे जो जगह बचता है फ्लूट्स के अलावा, देखो ना यहाँ पे भी बचा हुआ है, पूरे पे फ्लूट्स नहीं कटा रहा है, गड्ढा के अलावा भी कुछ स्पेस बचता है। तो इसी स्पेस को हम कहते हैं लैंड। क्या कहते हैं? इसी स्पेस को हम लैंड कहते हैं। और लैंड के ऊपर का एक पतला पट्टी, लैंड के ऊपर एक पतला पट्टी जाएगा। देखो ये पतला पट्टी होगा पूरा, जो कि पूरा बॉडी में जितना दूर ये ट्विस्टिंग किया हुआ भाग रहेगा, तो उस पर पूरा पट्टी बना रहेगा। इस पट्टी को हम मार्जिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लैंड पूछे, मार्जिन पूछे, चीजल एज पूछे, चीजल पॉइंट पूछे, लिप पूछे, कटिंग एज पूछे, फ्लूट्स पूछे, सभी के बारे में आप लोग जरूर जवाब दे पाइएगा आज के बाद। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ तक तो बॉडी हो गया। और ड्रिल चक में ड्रिल बिट का जिस भाग को पकड़ा जाता है, होल्ड किया जाता है, उसे हम सैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसका लेंथ जब मेजर करते हैं ना कट ड्रिल बिट का, तो लेंथ जो होता है सैंक से लेकर के इसका पॉइंट तक, नीचे का भाग तक मेजर करते हैं, इसका ओवरऑल लेंथ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो अब ड्रिल का सैंक, अभी जब हम ड्रिल बिट पढ़ें, देखो अभी जब हम ड्रिल बिट पढ़ें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सैंक, इस पार्ट को हम सैंक कहते हैं। तो सैंक जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रेट सैंक, ठीक है, स्ट्रेट सैंक। एक होता है टेपर सैंक। तो स्ट्रेट सैंक का यूज उस ड्रिल बिट में करते हैं जिसमें हम 12.5 mm तक का ही छेदा कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। जब 12.5 mm से ज़्यादा का हमको ड्रिल करना है, होल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेपर सैंक का यूज करते हैं। वहाँ पे चक का यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे स्लीव का यूज़ करते हैं। तो स्लीव में ना, स्लीव एक टेपर आकृति का ऐसा भाग है जो कि क्या खोखला रहता है। तो स्लीव में हमारा जो ड्रिल का सैंक होगा, टेपर सैंक ऐसे करके लॉक हो जाता है। तो ये टेपर, कौन सा टेपर दिया जाता है ताकि ये लॉक होता है? तो जो टेपर का यूज़ किया जाता है उस टेपर को हम लोग कहते हैं मोर्स टेपर। कौन सा टेपर? मोर्स टेपर। तो आपका राइट आंसर मोर्स टेपर होगा। पिन टेपर, जो पिन में टेपर देते हैं उसे पिन टेपर कहते हैं। ठीक है, जर्नो टेपर, मिलिंग मशीन में हम जर्नो टेपर का यूज करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये आपको ड्रिल बिट दिख रहा होगा, ड्रिल बिट का साइज दिख रहा होगा, मोर देन 12.5 mm होगा। 12.5 mm से ज़्यादा mm का ये ड्रिल बिट होता है। और इसमें एक टेपर दिख रहा होगा, ये जो है ना सैंक टेपर दिख रहा है। और जो टेपर सैंक होगा ना, इसके ऊपर एक चपटा भाग होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट सैंक में नहीं मिलेगा। जो टेपर सैंक रहेगा उसमें एक चपटा ऊपर का भाग रहता है। इस भाग का नाम हम जानते हैं टैंक के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी पूछे तो आप लोग जरूर बता पाइएगा आज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, विच इज़ यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जब ड्रिल को या ड्रिल बिट को सॉकेट या स्लीव में फिक्स कर देंगे तो उसको हमको रिमूव करना होगा, उसे निकालना रहेगा, तो किसका यूज़ करेंगे? देखो यहाँ पे आप लोग देखो, इस क्वेश्चन में हम पढ़ें, ये जो हमारा सैंक है ना, टेपर सैंक, वो स्लीव में फिक्स होगा, ऐसे गोल ऐसे करके इसी का शेप का एक स्लीव बना रहेगा। उस स्लीव में हम इसको क्या करते हैं? फिक्स कर दिए। तो अब इसको हमको इससे निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए ना जिस टूल्स की आवश्यकता होती है उसे हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से? ड्रिफ्ट के नाम से। और ड्रिल बिट को जिसमें फिक्स करते हैं उसे हम स्लीव करते हैं। अब पंच तो एक
जब मार्किंग करते हैं, मार्किंग को पक्का करने के लिए पंच का यूज़ करते हैं, और हथौड़ा को तो कौन नहीं जानता है। तो यहाँ सबके बारे में क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ये आपका क्या है, ऊपर का जो होलो पार्ट दिख रहा है, होलो पार्ट यही आपका स्लीव है, ठीक है। और स्लीव के अंदर ड्रिल का टेपर सैंक था, ये टेपर सैंक आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये ट्रांसपेरेंट हम इसलिए इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो यह टेपर सैंक है, इसके नीचे आपका ड्रिल बिट बना होगा, ठीक है। तो ये टेपर सैंक ये स्लीव में अंदर गया हुआ है, और हम बोले थे ना इसमें टेपर सैंक में क्या होगा, ऊपर में एक आकृति बना रहेगा चपटा, सबसे हम टैंक काटते हैं, तो टैंक देखो इसमें लॉक हो जाता है। तो जब लॉक हो गया तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए ना जिस ड्रिल का यूज़ करते हैं उसे ड्रिल लिफ्ट कहते हैं। जैसे देखो ये ड्रिल लिफ्ट है, इसको अंदर, इसके अंदर हम डाल रहे हैं, इस होल के अंदर डालते हैं, और जैसे इसको, इसका साइज़ टेपर आता है, टेपर साइज़ का है, तो जितना इसके अंदर आगे की ओर धकेलेंगे तो इसके अंदर का जो मेरा ड्रिल बिट रहेगा ना, ये टेपर सैंक रहेगा, इसको नीचे की ओर पुश करेगा, तो अपने आप ये खुल जाता है। ये हैमर के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं। तो ये आपका जिस ड्रिल का यूज होता है स्लीव से निकालने के लिए, उसे हम टेपर, ये ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ड्रिफ्ट आप लोग देख लिए होंगे, आज के बाद इसमें क्लियर नहीं होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे अभी आप लोग देख लो, ये हमारा ड्रिफ्ट है ना, ये आपका स्लीव है जो होलो रहता है, इसी के अंदर हमारा ड्रिल बिट का टेपर सैंक रहता है, वो फिक्स रहता है, इसमें हम चक का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम ड्रिल लिफ्ट को डाल के हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द टैप रेंच यूज इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। रेंच यूज करते हैं, किसी भी नट को खोलना रहता है तो हम रेंच का यूज करते हैं, लेकिन मान लो कहीं पे जहाँ पे हम रेंच, नॉर्मल रेंच यूज करते हैं, वहाँ पे एक लिमिटेड स्पेस हो, प्रतिबंधित स्थान हम कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड स्थान को कहते हैं, प्लेस को। तो जहाँ पे हम जगह नहीं है, पूरा हम रेंच को घुमाने का कोई स्थान नहीं है, तो पूरा घुमाने का रेंच का स्थान रहता है, तो वहाँ पे एक स्पेशल रेंच का यूज़ करते हैं, जिसे हम टी हैंडल टैप रेंच कहते हैं। कौन सा, उसको हम ऊपर से टी शेप का ऊपर हैंडल बना रहता है, जिसमें हम ऊपर से हम घुमा सकते हैं। नीचे जहाँ पे लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे जैसे इस टाइप का कोई भी मान लो गड्ढा है ना, इस टाइप का कोई गड्ढा है, और यहाँ पे कोई स्क्रू है, तो यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे घुमाएंगे, यहाँ पे हमको खोलना है तो नहीं घुमा पाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे करके टी हैंडल का एक हम रेंच लगाते हैं, जिसको हम घुमा घुमा के खोल लेते हैं। तो राइट आंसर आपका हो गया क्या, टी हैंडल इज़ द राइट आंसर। बाकी कैसा दिखता है यहाँ पे देख लो, ये जो है ना डबल इंडेड एडजस्टेबल स्पिनर है, डबल इंडेड एडजस्टेबल स्पिनर आपका ये हो गया। ये आपका ओपन इंडेड स्पिनर है, ठीक है। ये आपका एडजस्टेबल सिंगल इंडेड स्पिनर है, एडजस्टेबल स्पिनर है, इसको हम कहते हैं हुक स्पिनर, ठीक है। ये आपका बॉक्स स्पिनर हो गया, ये आपका रिंग स्पिनर हो गया, ये आपका सॉकेट स्पिनर हो गया, ये आपका टी हैंडल स्पिनर देखो इस टाइप का दिखता है। तो जिसको हम लिमिटेड जगह पे, जहाँ पे स्थान नहीं रहता, उसका यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा भी टी सॉकेट स्पिनर के अलावा भी जितना स्पिनर है उसको हम बता दिए, आप लोग जरूर इसको देख के याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू, इन आइसोमेट्रिक थ्रेड्स कैलकुलेट टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.5। तो यह चीज़ को देख करके आपको बताना नहीं पड़े कि क्या है, हम इसको बार बार बता चुके हैं कि M4 होता है मेट्रिक, 10 मतलब उसका डाया बता रहा है, मेजर डाया, और 1.5 उसका पिच को दर्शाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना टैप साइज, टैप ड्रिल साइज, तो टैप ड्रिल साइज निकालने का 2-3 फार्मूला होता है। तो टैप ड्रिल साइज क्या होता है पहले ये जानो। टैप ड्रिल साइज ना, जैसे किसी भी चीज़ों में इंटरनल थ्रेड काटना हो, मान लो कोई भी मेरे पास चीज़ है या होल है, ठीक है, इसके अंदर हमको थ्रेड काटना हो, तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए जिस टूल्स का यूज होता है उसे हम टैप कहते हैं, ठीक है। वही इसी चीज़ में हमको बाहर से थ्रेड काटना रहता है, इसी रोड में मान लो कोई सॉलिड रोड है, तो इसके लिए हम करते जिस टूल का यूज उसे हम डाई कहते हैं। लेकिन डाई के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे टैप के बारे में पूछ रहा है। तो टैप का यूज हम इंटरनल थ्रेड काटने के लिए करते हैं। तो इसका कोई साइज होगा ना, कितना का टैप लेंगे, कितना mm का टैप लेंगे, कितना डाया का टैप लेंगे, तो उसका फार्मूला आपका होता है, 2-3 फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा उसका होता है टैप ड्रिल साइड, TDS का फार्मूला होता है मेजर डाया, ठीक है, -2 गुना डेप्थ ऑफ थ्रेड गुना उसका पिच, ठीक है, गुना उसका पिच। तो पिच तो यहाँ दिया हुआ है, अब बोलिएगा डेप्थ नहीं दिया है, तो डेप्थ होता है बाय डिफ़ॉल्ट जनरली हम लोग मानते हैं 0.61, ठीक है। तो यहाँ पे बैठाइए, देखिए यहाँ पे ये डाया दिखा रहा है, तो डाया हम 10 रख लेंगे, और 2 तो नंबर वैल्यू है, और डेप्थ हम आप मान लेंगे 0.61, और पिच दिया हुआ है हमारा 1.5, ठीक है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 8.17 के आसपास, जो आपका अप्रोक्स वैल्यू किसका आ रहा है 8.2 के। तो 8.2 कहाँ आपके दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होता है। ड्रिलिंग जब किसी चीज़ में कर रहे हैं ना, तो उसका जो टूल्स होगा, ड्रिल बिट होगा, किसी भी जो होल को क्रिएट करेगा ना, तो इसके अंदर जाएगा, किसी वर्कपीस के अंदर जा रहा है तब ना होल क्रिएट कर रहा है, तो वर्कपीस के अंदर जा रहा है उसका टूल्स, तो फीड उसको कहते हैं। जब वर्कपीस के अंदर कोई भी टूल्स को डालते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं फीड। तो फीड को कैसे मेजर करते हैं, तो फीड को मेजर करते हैं mm प्रति रेवोल्यूशन में, मतलब 1 mm, 1 रिवोल्यूशन जब उसको घुमाएं किसी ड्रिल बिट को, ये ड्रिल बिट है हमारा, इस ड्रिल बिट को 1 रेवोल्यूशन पूरा करते करते ये उस वर्कपीस के अंदर कितना mm चला गया, उसे हम मेजर करते हैं फीड के तौर पर। अगर इसका स्पीड पूछता, ये टूल्स का स्पीड पूछता, तो इसे हम मीटर प्रति मिनट में कहते हैं। कहाँ पे, मीटर प्रति मिनट में। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे फीड पूछ रहा है, तो फीड के लिए आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें माइक्रोमीटर का क्वेश्चन तो आ गया, अभी वर्नियर कैलिपर का कहता है। देखो, वर्नियर कैलिपर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटसाइड डाया मेजर करेगा, ठीक है, या तो किसी भी चीज़ों का इनसाइड डाया, कोई भी सर्कुलर चीज़ है उसका इनसाइड डाया मेजर करेगा, ठीक है। तो देखो, आउटसाइड डाया, इनसाइड डाया, ये तो इसका डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ मेजर करने के लिए यहाँ पे डेप्थ बार लगा होता है, ठीक है, जो कि यहाँ डेप्थ मेजर करता है। तो इनसाइड डाया मेजर करने के लिए जिस चीज़ों का यूज होता है उसे हम कहते हैं निब, ठीक है, निब। ये हमारा या तो इनर जॉ, ठीक है, मेजरिंग इनर जॉ। ये आपका हो गया जॉ, इसे कहते हैं जॉ, ठीक है। तो जो फिक्स रहता है, ये जो आपका फिक्स रहता है स्केल के साथ, इसे हम फिक्स जॉ कहते हैं। और ये आपका मूवेबल जॉ हो गया, ठीक है। और डेप्थ मेजर करने के लिए जिस चीज़ की होता है, इसे हम कहते हैं डेप्थ बार। तो यहाँ आपको पूछ रहा है एक्स के नाम पे, तो यहाँ पे आपका डेप्थ बार, जिससे हम किसी भी चीज़ का डेप्थ यानी गहराई को मेजर करते हैं। अगर बोलता आउटसाइड डाया मेजर करने के लिए, तो ये आपका जॉ होता, दोनों जॉ से। इनसाइड डाया ये आपका निब होता, ऊपर वाला। और इस पे जो मेन बड़ा बड़ा भाग दिख रहा है, जिस पे स्केल कटा हुआ है, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। और जिस पे कटा हुआ उसे हम बीम के नाम से जानते हैं, बीम, ठीक है। और ये छोटा स्केल जो है, इसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं जानना है, बस इसका नाम है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या, डेप्थ बार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बाबू, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन द कम्बिनेशन सेट। तो कम्बिनेशन सेट पहले देखो इस टाइप का होता है कम्बिनेशन सेट। कम्बिनेशन सेट क्या होता है, जैसे तुम लोग वर्कशॉप में जाओगे तो एंगल मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज होगा, लेंथ मेजर करने के लिए स्केल का यूज होगा, है ना। स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज करता है, सेंटर निकालने के लिए तुम्हारा जेनी कैलिपर का यूज करना होता है। तो सभी को एक मिला करके एक टूल्स बनाया है जिसे हम कम्बिनेशन सेट कहते हैं। उसमें आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर हेड के द्वारा, उसे हम सेंटर भी चेक कर सकते हैं किसी गोलाकार जॉब को सेंटर हेड द्वारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं 90 डिग्री भी चेक कर सकते हैं स्क्वायर हेड के द्वारा। तो तीनों चीज़ लगा रहता है, और इससे लेंथ भी मेजर कर सकते हैं ये स्केल के द्वारा, ठीक है। तो इसमें 3 या 4 काम कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम कहते हैं कम्बिनेशन सेट, इसे कम्बिनेशन सेट के नाम से जानते हैं। तो इसमें से ना इसका बोल रहा है प्रोटेक्टर हेड, तो जिससे एंगल नापते हैं उसे हम प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। इसका एक्यूरेसी कितना होता है, तो चांदा का एक्यूरेसी कितना होता है 1 डिग्री, मिनिमम कितना मेजरमेंट लेता है 1 डिग्री का, इसीलिए इसका एक्यूरेसी होगा 1 मिनट। और ये 5 मिनट को दर्शा रहा है, तो 5 मिनट एक्यूरेसी जो होता है उसे हम कहते हैं वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, जो आपको पढ़ा चुके हैं VBP पिछले वीडियो में। जिसको नहीं पता वो जाके देख लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाबू, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी कितना होता है, बस इसको रट लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका होगा 0.002 mm पर 0.002 mm पर 10 mm। अगर 10 mm का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें इसका शुद्धता होता है 0.002 mm तक का। इसको रट लेना, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं, बस इतना होता है तो होता है। 70 में क्वेश्चन कर रहा है, विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क्स। देखो, विटनेस मार्क्स के लिए ना हम जिस पंच का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू, उसे हम कहते हैं डॉट पंच। कौन सा पंच, डॉट पंच। अरे जब हम मार्किंग करते हैं स्क्राइबर के द्वारा, मार्किंग मीडिया लगाते हैं, मार्किंग मीडिया लगा के स्क्राइबर द्वारा मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद उसी मार्किंग को पक्का करना था, उसे डॉट पंच। और जहाँ पे हमको क्या करना था, जहाँ पे हमको ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिलिंग करने के लिए वहाँ का थोड़ा सा पंच का साइज होता है ना बड़ा होना चाहिए,
तो एंगल इसका 90 होता है, तो उस वहाँ जहाँ पे ड्रिलिंग करना है वहाँ पे हम सेंटर पंच का यूज करते हैं, ठीक है। और जिसका हमको सेंटर निकालना है, कोई भी सर्कुलर कोई भी रोड है या सिलेंडर लेकर कोई भी जॉब है तो उसका हमको सेंटर फाइंड आउट करना होगा, तो उसे हम बेल पंच का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है विटनेस मास के लिए, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। बाकी कैसा दिखता है आप लोग देख लो। ये आपका हो गया सेंटर पंच, जिसका एंगल पूछिए। सेंटर पंच का एंगल होता है 90 डिग्री और प्रिक पंच का एंगल होता है 30 डिग्री और डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। इसका एंगल पूछेगा ना तो 60 डिग्री। यही आपका है, क्या है, ये आपका पंच है, ठीक है, जो कि मार्किंग को पक्का करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आपका है, देखो ना घंटा की तरह दिख रहा है, इसका शेप चारों घंटा रहता है। और ये जो भाग है यही हमारे बीच में ठप्पा लगा देता है। किसी भी चीज़ का सिलेंड्रिकल बॉडी हो तो यहाँ पे क्या कर देगा, उसका सेंटर को फाइंड आउट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांगा मुड़ा होता है। तो हम कल भी बताएं, जो कैलिपर होता है 3 टाइप का होता है। पहला इनसाइड कैलिपर, दूसरा आपका होता है आउटसाइड कैलिपर, तीसरा आपका होता है जेनी कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर का टांगा एक समान होता है, इसका भी एक जैसा होता है, लेकिन जेनी कैलिपर का एक टांग मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जेनी कैलिपर इज द राइट आंसर। तो इसका नाम भी दूसरा पूछे, इसका दूसरा नाम बताए, तीसरा नाम भी बताए थे। ओड लेग कैलिपर इसी का नाम होता है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर इसी का नाम होता है। बाकी इसका काम वगैरह सब हम बता चुके हैं, ठीक। तो इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं दे पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो, इनसाइड मेजरमेंट करने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का, आउटसाइड डाया मेजर करने के लिए आउटसाइड, और ये पैरेलल लाइन खींचना हो या समांतर लाइन खींचना हो या कुछ किसी चीज़ का गोल जॉब का सेंटर निकालना हो, तो हम ये ओड लेग कैलिपर का यूज करते हैं, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा एक में स्क्राइबर लगा हुआ है एक लेग में, और दूसरा लेग आपका 90 डिग्री पे बेंड किया हुआ है ना। यहाँ से आप लोग देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। तो ये भी हम बता चुके थे, उस पिछले क्वेश्चन में था, कल वाला क्वेश्चन में, कि हमारा अस्क्राइबर जहाँ पे लगा होता है ना, किसके साथ अटैच रहता है। तो अस्क्राइबर जिसके साथ अटैच रहता है उसे हम अस्नग के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से। और यहाँ पे पूछ रहे हैं नेम द मार्क एक्स, तो ये राइट आंसर क्या होगा, अस्नग। अगर इसका नाम पूछे तो ये हमारा क्या अस्क्राइबर है। और अस्क्राइबर और अस्नग जिस चीज़ों पे खड़ा होता है, जिस रोड पे, इसे हम कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। अब बोलेगा स्पिंडल जिस पे फिक्स रहता है उसे हम बेस के नाम से जानते हैं। और ये नट क्या है, ये देखो ना, अस्नग और अस्नग के साथ अस्क्राइबर जिस नट से फिक्स किया रहता है, ये हमारा ये नट है। और स्पिंडल क्या है, अस्क्राइबर क्या है, सब हम बता दिए। यहाँ पे एक्स का नाम क्या होगा, अस्नग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। अभी ना पिछला क्वेश्चन में बताया है कि क्या था, इसका नाम बताइए। आप लोग जो जानते हैं इसका नाम बताइए क्या है। इसका नाम तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे हम कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। इसे हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सेट से क्या क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जॉब का लेंथ मेजर कर सकते हैं, कोई भी गोलाकार जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं, उसका 90 डिग्री जो होता है स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। ये सभी काम इससे कर सकते हैं। इसमें ये जो भाग है ये काम क्या कर सकता है, ये हमारा बोले थे क्या है, प्रोटेक्टर हेड है, ठीक है। और प्रोटेक्टर हेड का काम क्या है, किसी भी चीज़ों का एंगल मेजर करना। तो यह एंगल मेजर कर लेगा। तो एंगल वाला कहाँ है, नाम क्या है, प्रोटेक्टर हेड। सेंटर हेड यहाँ पे नहीं शो किया गया, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलो। यहाँ पे जो मार्किंग किया हुआ है, मेजरिंग किया हुआ है, तो मेजरिंग में क्या फॉलो किया गया है। देखो यहाँ पे हमारा इस टाइप का स्टेप ब्लॉक है, स्टेप ब्लॉक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे, एक किनारा को रेफरेंस माना है और यहीं से सभी डायमेंशन को लिया है, यहीं से सभी डायमेंशन को मेजर किया है। फिर एक नीचे वाला किनारा को रेफरेंस लिया है और यहीं से सभी स्टेप का डायमेंशन को लिया है। तो यहाँ पे किनारा को क्या किया है, रेफरेंस के रूप में लिया है। तो यहाँ पे हम जो आंसर कर देंगे वो एज डेटम का देंगे। एज डेटम इज द राइट आंसर। इसमें डेटम के तौर पे एज को लिया है। वही अगर इसका सेंटर को हम लेते, जैसे मान लो इसका सेंटर ये है बीचों बीच, तो सेंटर को मानते रेफरेंस या डेटम बोलते हैं, तो सेंटर लाइन डेटम होता है। लेकिन यहाँ पे एज को लिया है तो एज डेटम इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बाबू कर रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। तो देखो पैरेलल ब्लॉक जो आपको दिख रहा है इसका नेम क्या है। तो पैरेलल ब्लॉक पहले होता क्या है, पैरेलल ब्लॉक का काम होता है किसी भी चीज़ के हाइट को बढ़ाना। क्या करना, हाइट को बढ़ाना। मान लो कोई भी जॉब मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक,
तो इस जॉब को हमको यहाँ पे रख करके काम करना है। तो कैसे करेंगे, किस टूल का यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे जिस टूल का यूज़ करते हैं उसे हम पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। देखो ना, ये एक दूसरे पे स्लाइड होता है। तो मान लो ये वाला जो भाग स्लाइड होता है वो सबसे नीचे, जितना नीचे क्यों होगा उतना हाइट इसका कम होगा, और जैसे जैसे इसको हम ऊपर उठाते जाएंगे तो इसका हाइट बढ़ते जाएगा। देखो हाइट बढ़ा ना, और यहाँ पे था, यहाँ पे इसका हाइट कम रहेगा, यहाँ पे इसका हाइट कम रहेगा। तो हाइट बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं किस चीज़ का? तो पैरेलल ब्लॉक का। तो ये पैरेलल ब्लॉक जो होता है सॉलिड टाइप का होता है, एडजस्टेबल टाइप का होता है, एंगुलर होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है पैरेलल ब्लॉक, ये आपका एडजस्टेबल टाइप का है। किस टाइप का? एडजस्टेबल, क्योंकि इसका हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो ये पूरा ऐसी टाइप का रहता है, फिक्स रहता है, तो फिक्स रहता है, इसे हम फिक्स टाइप कहते हैं, सॉलिड टाइप कहते हैं। यहाँ पे इसके डायमेंशन को या लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम एडजस्टेबल टाइप कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि अच्छा से अच्छा स्टूडेंट हम लोग के पास ऐड हो सके। ठीक है, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। गुड नाइट, थैंक्स टू ऑल दोस्त।